हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 8 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सोशल साइंस का सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बच्चों, सैंपल पेपर में जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आप सभी लोगों के लिए सैंपल पेपर को सॉल्व करके जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने कुछ सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, साइंस, ये सब का। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को डीएवी क्लास 8 के लेटेस्ट सैंपल पेपर वाले प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दिया गया है। वहां पर आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का जो सैंपल पेपर है उसका पूरा डिस्कशन मिल जाएगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दिया गया है। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को डीएवी क्लास 8 के स्पेशल प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है। उसमें भी आप लोग को बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, हर एक चैप्टर का नोट्स, मैथ का फॉर्मूला शीट, उसके साथ साथ आप लोगों को वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर, ये सारी चीजें मिलेंगी। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, तो आप लोग डीएवी क्लास 8 के स्पेशल प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा, वहां पर से भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के सैंपल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हर वीडियो में हम लोगों ने सैंपल पेपर के डिस्कशन से पहले ये चीजें देखी है कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और कितने कितने मार्क्स का आएगा। तो पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर सैंपल पेपर के वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन पेपर का डिजाइन देख लीजिए, किस प्रकार का वेटेज है। सबसे पहले आप लोगों को एक एक मार्क के एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल एमसीक्यू आपके 20 आने वाले हैं। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स वाले होंगे। टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है 5 पूछे जाएंगे, जो कि हो जाएगा 15 मार्क्स का। फिर 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स का ये हो जाएगा। उसके बाद जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको 3 पूछे जाएंगे, हर एक यूनिट से एक, जैसे कि आपका सिविक्स से एक, ज्योग्राफी से एक और हिस्ट्री से एक, इस प्रकार से पूछा जाएगा। एंड प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्किंग होगा वो 4 मार्क्स का रहेगा। और उसके बाद आपसे जो है 5 मार्क्स के मैप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यूनिट वाइज डिवीजन कैसा है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग का ज्योग्राफी से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आप लोग का सिविक्स और हिस्ट्री से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। जो ज्योग्राफी से 27 मार्क्स है, हिस्ट्री से 27 मार्क्स है, एंड लास्ट में जो सिविक्स है उससे आपका 26 मार्क्स यानी कि 26 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। वेटेज डिफिकल्टी लेवल कैसा है वो देख लीजिए। इजी क्वेश्चंस आपके 30% रहेंगे यानी कि 24 मार्क्स के। एवरेज क्वेश्चंस आपके 50% रहेंगे यानी कि 40 मार्क्स के, यानी कि 40 + 24 अगर आप देखोगे तो 64 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो बहुत ज्यादा आसान रहेंगे या फिर एवरेज रहेंगे, जिनको आप आसानी से कर सकते हो। और 20% क्वेश्चन यानी कि 16 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो थोड़े टफर साइड में रहेंगे, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा टफ नहीं रहेंगे कि आप उन्हें नहीं कर पाओ। मतलब अगर आप लोग यहाँ पर इजी और एवरेज को भी पकड़ते हो तो आप 60+ ले आओगे। एंड अगर आप हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लेते हो तो 65 to 70 मार्क्स आप लोग आसानी से ला सकते हो। अब हम लोग एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस देखते हैं जो भी आपको आपके सैंपल पेपर में दिया गया है। सबसे पहले आता है सेक्शन ए। इन सर्टेन रीजन्स ऑफ ईस्टर्न यूएसए फार्मर्स ऑफन कीप एनिमल्स सच एज कैटल्स और गॉड्स while also growing grass or fodder. Identify the type of farming practice there from the choices mentioned below. यहाँ पर ना बच्चों आपको कहा गया है कि ईस्टर्न यूएसए के कुछ रीजन्स में ऐसा देखा जाता है कि जो फार्मर्स होते हैं, जो वहाँ पे किसान होते हैं ना, वो एनिमल्स को रखते हैं, जैसे कि कैटल्स हो गया, गॉड्स हो गया, वो इस टाइप के एनिमल्स को रखते हैं और फार्मिंग भी करते हैं, यानी कि ग्रास फॉडर ये सब भी उगाते हैं। उसके साथ साथ इन एनिमल्स को भी रखते हैं। तो किस टाइप का फार्मिंग वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस टाइप का फार्मिंग वो लोग कर रहे हैं ना, वो आपको बताना है। तो ऑप्शंस में आपको क्या क्या दिया गया है? मिक्स्ड फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिक्स्ड फार्मिंग। वो मिक्स्ड फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ एनिमल्स को भी वो लोग रखे हुए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन ए एंड रीजन आर। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ना नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला है असर्शन और दूसरा है रीजन। आपको दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है एंड सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट आप लोग देखिए, द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री डिटरमाइन इट्स ह्यूमन रिसोर्स। देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि किसी देश में जो भी लोग रह रहे हैं वो कितनी संख्या में रह रहे हैं एंड उनके पास क्या क्या क्वालिटी है, वो क्या क्या चीज जानते हैं। इससे जो है ना उस कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स डिटरमाइन होता है, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पता लगता है। और दूसरा रीजन आपको दिया गया है, हेल्दी एंड वेल एजुकेटेड पीपल कंट्रीब्यूट टू देयर सोसाइटीज इन पॉजिटिव वेज। यहाँ पे आपको कहा गया है कि जो हेल्दी और वेल एजुकेटेड लोग होते हैं किसी भी देश के, वो समाज में एक पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, ये आपको यहाँ पर कहा गया है। तो अगर आप देखोगे तो दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट्स है बच्चों वो बिल्कुल सही है कि किसी भी देश में कितने सारे लोग रह रहे हैं एंड वो क्या क्या चीज जानते हैं, इससे उस देश का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो डिटरमाइन हो पाता है, इसके बारे में पता चल पाता है कि हाँ कितने अच्छे लोग यहाँ पे रहते हैं।
पहला तो वो चीज हो गया। दूसरा चीज ये कि अगर लोग हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और वेल एजुकेटेड, अच्छे से पढ़े लिखे रहेंगे तो वो जो है ना समाज में सही तरीके से अपना योगदान दे पाएंगे। दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही है। एंड जो पहला वाला स्टेटमेंट है ना उसको एक्सप्लेन करने के लिए दूसरा स्टेटमेंट भी काफी है, इसीलिए यहाँ पे जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। मैंने ऑप्शंस को डिस्कस नहीं किया, उसके बाद आपको बता देता हूं। 4 ऑप्शंस में पहले ऑप्शन में ये कहा जाता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट यानी कि जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। उसके बाद दूसरे वाले स्टेटमेंट में, दूसरे वाले ऑप्शन में आपको ये कहा जाता है कि दोनों के दोनों ऑप्शन जो है वो सही है लेकिन रीजन असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तीसरे ऑप्शन में आपको ये कहा जाता है कि असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। और चौथे स्टेटमेंट में आपको ये कहा जाता है कि रीजन सही है लेकिन असर्शन गलत है। तो ये चीज आपको कहा जाता है। उस बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे ए ऑप्शन टिक किया क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है और जो असर्शन है ना उसको रीजन एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपको एक क्रॉप को आइडेंटिफाई करना है, आपको ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो क्या दिया गया है? इट ग्रोज इन एलुवियल सॉइल एंड क्लेली सॉइल। ये जो है एलुवियल सॉइल और क्लेली सॉइल में अच्छे से उगता है। इट नीड्स रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। इसको बारिश की आवश्यकता होती है 100 सेंटीमीटर से ऊपर। अब यह सवाल है तब ये कब उगेगा? ये मानसून के आसपास उगेगा। इसके बाद तीसरा है इस मेजर प्रोड्यूसर्स आर चाइना एंड इंडिया। और इसके जो मेजर प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा उगाने वाले हैं इस क्रॉप को, वो है इंडिया और चाइना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऐसा क्रॉप होगा? ये क्रॉप हो सकता है राइस। ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी में अगर आप लोग देखोगे तो राइस आपको दिया गया है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए ना आप लोगों को चैप्टर को अंदर से पढ़ना पड़ेगा। एंड जब तक आप लोग चैप्टर की रीडिंग नहीं करेंगे आप लोगों को ना हर एक चीज समझ में नहीं आएगा। इसीलिए चैप्टर की रीडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको साइंस वाले सैंपल पेपर में भी यही चीज कहा था कि आप लोग चैप्टर की रीडिंग करिए। चैप्टर की रीडिंग करने से क्या होगा ना कि जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे वो आप आसानी से कर पाओगे। और एक और बात, मैं आप लोगों के लिए साइंस हिस्ट्री के हर एक चैप्टर का क्विक रिविजन भी ला रहा हूँ, जहां पर हम लोग जो है ना किसी भी चैप्टर को 15 से 20 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को क्विक रिवीजन सीरीज के प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दिया जाएगा। वहां पर ना हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक चैप्टर को, साइंस हिस्ट्री के हर एक चैप्टर को बहुत ही शॉर्टली रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन सारे टॉपिक्स को एंड सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग क्विक रिवीजन के सारे वीडियोस को देखिएगा। क्विक रिवीजन की वीडियो को देखिए, एक बार चैप्टर को पढ़िए, आपका वो जो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है क्विक रिवीजन में सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, इन अ विलेज सर्वे मिस्टर वाई ऑब्जर्व्स दैट पीपल बिटवीन सर्टेन एजेस आर मोर इन्वॉल्व्ड इन जॉब्स, बिजनेसेस एंड फिजिकल वर्क। विच एज ग्रुप इज लाइकली टू बी द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड इकोनॉमिकली एक्टिव। यहाँ पर बोला गया है कि एक विलेज में, गांव में सर्वे हुआ जहां पर मिस्टर वाई जो है वो ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि किसी एज के लोग, किसी एज मतलब किसी एज ग्रुप के लोग जो है वो ज्यादातर जॉब्स में इन्वॉल्व थे, बिजनेसेस में इन्वॉल्व थे एंड फिजिकल वर्क में ज्यादा इन्वॉल्व थे। कौन सा एज ग्रुप है ये आपको नहीं बताया गया है। अब आपको ये पूछा गया कि कौन सा एज ग्रुप जो है ना वो किसी भी देश के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव होता है और इकोनॉमिकली एक्टिव होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियस सा बात है, ये कौन सा एज ग्रुप होता है? ये 15 ईयर्स से लेकर के 59 ईयर्स का एज ग्रुप होता है। वहां पे लोग जो है वो ज्यादा एक्टिव होते हैं और ज्यादा जो है नेशन की तरफ सर्व कर पाते हैं। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, मिस्टर एक्स इज प्लानिंग टू सेटल इन अ न्यू रीजन। ही नोटिसेस दैट द फर्टाइल रिवर वैली एंड इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरियाज आर अ होम टू अ लार्ज population. What could be the reasons for high density of population in these regions? देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि मिस्टर एक्स जो है ना वो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि एक नए रीजन में सेटल होंगे, एक नए क्षेत्र में वो जाएंगे। वो देखते हैं कि एक ऐसा जगह जहाँ पर रिवर वैली होता है, ठीक है, अच्छा रिवर वैली होता है, फर्टाइल रिवर वैली होता है, उसके साथ साथ ऐसा एरिया जो इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है, वहाँ पर जो लोग हैं ना वो ज़्यादा जाना पसंद करते हैं और वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है वो आपको बताना है। तो आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए, पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। रिच नेचुरल रिसोर्स, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो आपको पहले ऑप्शन में कहा गया है कि वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसके चलते, या फिर वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होता है, इसके चलते। तीसरे ऑप्शन में बोला गया कि वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी होगा, इसके चलते। और चौथे ऑप्शन में बोला गया कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज यानी कि रोजगार का जो अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा होता है, इसके लिए। ये चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं।
तो अब यह सवाल है बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, वहां पे नेचुरल रिसोर्स जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की अवेलेबिलिटी है इसीलिए, और बेटर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वहां पे रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 3 एंड 4। कहां पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाना चाहिए। देखिए इसी प्रकार से ना आप लोग को एग्जामिनेशन में भी आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है, फिर एक बार ऑप्शंस को देखना है, और इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे मल्टीपल ऑप्शन सही होते हैं एंड लास्ट में आपको फिर ऑप्शन देकर के क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसमें तो आप लोग को और भी ज्यादा ध्यान देना होता है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद 6th क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको जो है ना नीचे कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है सजाना है। सबसे पहले आपको दिया गया मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स, फिर दिया गया फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, डेथ ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब। ये 4 चीज आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये बात तो पता होगा कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले डेथ ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब हुआ होगा। इसका मतलब सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो डी आ जाएगा, और हमें डी ऑप्शन सबसे पहले कहां पे दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। देखिए डी सबसे पहले आया है। उसके बाद क्या हुआ होगा? उसके बाद फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में, तो फिर डी के बाद बी आएगा। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था, तो फिर आएगा डी, बी, सी और लास्ट में आ जाएगा ए। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब आप लोग को मैं एक काम दे रहा हूं, आपका होमवर्क है ये, आपको क्या करना है ना, इन सारे चीजों का जो भी यहाँ पे आपको इवेंट दिए गए हैं, इन सारे चीज, ये सारे चीज किस ईयर में हुए थे वो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे आप सभी लोगों का कमेंट का वेट होगा, और जो सबसे सही आंसर देगा उसका कमेंट में पिन भी करूंगा। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए 7th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। आपको एक नीचे स्टेटमेंट दिया गया है, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको ऑप्शन चुनना है। तो क्वेश्चन क्या है वो देखिए, ब्रिटिश कंडक्टेड सर्वेज एंड प्रिपेयर्ड रिपोर्ट्स टू लर्न अबाउट इंडिया एज दिस रिपोर्ट्स वर इंपॉर्टेंट फॉर डैश। यहाँ पर आपको बोला गया है कि ब्रिटिशर्स जो थे ना, जो अंग्रेज थे, वो हमारे देश में सर्वे को कंडक्ट करवाते थे, सर्वेक्षण किया करते थे और रिपोर्ट बनाया करते थे, और आखिर वो इंडिया के बारे में इससे क्या जानना चाहते थे, वो जो रिपोर्ट्स वो बनाते थे वो किस लिए जरूरी होते थे। 4 ऑप्शंस आपको दिया गया है, कंट्रीज इकोनॉमी, उसके बाद है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, राइटिंग हिस्ट्री, और चौथा है कंट्रीज डिफेंस। तो देखिए यहाँ पे उन्हें कंट्री के इकोनॉमी और कंट्री के डिफेंस से वैसा कोई खास मतलब तो था नहीं, वो ये चाहते थे कि चारों तरफ जो मेरा शासन है वो सही तरीके से हो पाए, मैं सही तरीके से, हम जो है सही तरीके से यहाँ पे शासन कर पाए, पूरे भारत को अपने कंट्रोल में रख पाए। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 8th क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स हैव बीन मार्क्ड। फिर से आपको असर्शन रीजन दिया गया है, डायरेक्टली असर्शन पढ़ते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन द फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, जो अंग्रेजी सरकार थी, वो बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर के आ रही थी, जहां पर वो क्या करना चाहते थे, वो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को स्ट्रेंथन करना चाहते थे। मतलब हम जो है आजादी की लड़ाई सही तरीके से लड़ पाए, इसके लिए वो जो है बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे थे। तो अब यह सब बात है, ये स्टेटमेंट तो सुनने में ही गलत लग रहा है। अंग्रेज कभी ये नहीं चाहते थे कि आजादी की लड़ाई जो है वो मजबूत हो पाए, और यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में बोला गया है कि अंग्रेज जो है वो भारत की आजादी की लड़ाई को मजबूत करना चाहते थे। तो असर्शन तो अब यह सब बात है यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद आता है रीजन, दे इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स लाइक मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स इन 1909। यहाँ पे बोला गया है कि उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लेकर के आए थे, जैसे कि मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स, जो कि 1909 में लाया गया था। तो हाँ, रीजन सही है कि हाँ वो रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे थे, लेकिन भारत को मजबूत करने के लिए, भारत के फ्रीडम स्ट्रगल को मजबूत करने के लिए रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे थे, ऐसी कोई भी बात वहां पर नहीं थी, वो और कमजोर करना चाहते थे। असर्शन यहाँ पर गलत है, रीजन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ आई विजिट मणिपुर ड्यूरिंग हॉलीडेज विच ट्राइबल ग्रुप आई एम लाइकली टू मीट, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप जो है ना हॉलीडेज के टाइम पे मणिपुर जाएंगे, तो आप लोग को वहां पर किस टाइप का ट्राइबल ग्रुप देखने को मिलेगा, यह आप लोग को बताना है। तो आप लोगों को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है खासिस, उसके बाद दूसरा है संथास, तीसरा है कुकीज और चौथा है गड्डीज। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, कुकीज। वहां पे जो है ना हमें कुकीज दिखाई देंगे, हम कुकीज लोगों से मिल पाएंगे।
इसके बाद 10th क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन वाज इंप्लीमेंटेड व्हेन इन रानी लक्ष्मीबाई वाज नॉट अलाउड टू अडॉप्ट एन हायर टू कंटिन्यू हर लीगेसी इन झांसी। आइडेंटिफाई द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। यहाँ पर बोला गया है कि पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन को जो है ना इंप्लीमेंट कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई जो है अब कभी भी किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकती थी, किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकती थी। अपनी लीगेसी को झांसी में कंटिन्यू करने के लिए, अपने शासन को झांसी में कंटिन्यू करने के लिए वो जो है गोद नहीं ले सकती थी। तो ये जो पॉलिसी है वो कौन सा था, तो वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, डायरेक्ट एनेक्सेशन, हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो है ना वो ये चाहते थे कि कोई भी राजा जो है वो किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर पाए अगर उनका खुद का बच्चा नहीं है तो। और वही चीज यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई के साथ हो भी रहा था। इसके बाद देखिए 11th क्वेश्चन, इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन इन द ईयर 1858। क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन आया था 1858 में, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो आपको 3 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया है टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स, यानी कि उनका कोई भी इरादा भारत के स्टेट्स को अपने राज्यों में, अपने देश में मिलाने का नहीं था। ये आपको पहले स्टेटमेंट में कहा गया है। टू प्लेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, यानी कि वो लोग चाहते थे कि ब्रिटिश क्राउन के अंदर जो भारत का शासन है वो प्लेस किया जाए, वो जो है यानी कि भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर आए, वो ये चीज चाहती थी। उसके बाद तीसरा है टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद इंडिया, और वो क्या चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड है वो इंडिया के साथ होता रहे। तो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड सेकंड इसलिए सही है क्योंकि उन्होंने कहा था कि भारत के किसी भी राज्य को अपने देश के अंदर मिलाना नहीं चाहती है, पहला बात। दूसरा बात कि वो जो है ना ये चाहती थी कि जो इंडिया का शासन है, जो भारत का शासन है, वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर आए। मतलब पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहां पर आपको कहा गया है कि ऑप्शन 1 और 2 जो है वो सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके बाद 12th क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर आपको बोला गया है ना कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है, कौन से स्टेटमेंट में ये चीज झलक रहा है। तो ऑप्शन देखिए, सर्ज ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड इन ऑल पार्ट्स एंड ऑल सेक्शंस ऑफ इंडिया। दूसरा, इट क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट द नीड फॉर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। इंडिजिनियस लिटरेचर एंड थॉट्स वर इग्नोर्ड। एजुकेटेड वुमेन लाइक सरोजनी नायडू ज्वाइन द नेशनल मूवमेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिजिनियस लिटरेचर एंड थॉट्स वर इग्नोर। इसके बाद 13th क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। आपको एक एनालॉजी दिया गया है, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो होम रूल लीग से रिलेटेड थे, ये आपको दिया गया है। उसी हिसाब से आगे आपको दिया गया है मुस्लिम लीग, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आगा खान, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, एनी बेसेंट, ए.ओ. ह्यूम और डॉक्टर सत्यपाल भी दिया गया था, लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आगा खान होगा। यहाँ पर फिर से आपका होमवर्क नंबर 2 आता है। यहाँ पर आपको बताना है कि बाकी के जो भी यहाँ पे 3 नाम दिए हुए हैं वो किससे रिलेटेड थे, ये आपको कमेंट करना है। इसके बाद 14th क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर डिस्कसिंग द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दे मेंशन दैट द प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट्स वैल्यूज लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. Some students also suggested that it should include details about the powers of president and the functions of Supreme Court, but their teacher reminds them that these topics are not part of the preamble. यहाँ पर कहा गया है कि कुछ बच्चे जो है ना वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत के संविधान के प्रीएम्बल को डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो बताते हैं ना कि प्रीएम्बल में कुछ वैल्यूज जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया गया है। कुछ बच्चे सजेस्ट करते हैं कि उसमें जो है ना प्रेसिडेंट का पावर भी लिखा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है वो भी लिखा होना चाहिए, लेकिन टीचर जो है उन्हें याद दिलाते हैं कि ये जो भी टॉपिक्स तुम बोल रहे हो ये प्रीएम्बल का पार्ट नहीं है। अब क्वेश्चन देखिए, बेस्ड ऑन द स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रीएम्बल आर करेक्ट। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि अभी आप लोगों ने जो केस स्टडी पढ़ा उसके बेसिस में आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं प्रीएम्बल के बारे में, तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ना वो आपको बताना है। इसमें पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, इट कंटेन्स द पॉलिटिकल फिलोसफी, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कंटेन्स द पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद अगला है इट कंटेन्स द बेसिक पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और चौथा है इट इज कॉल्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे रिलेटेड कौन कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला हो जाएगा इट कंटेन्स द पॉलिटिकल फिलोसफी, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड चौथा वाला हो जाएगा इट इज कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए
एंड डी, जो कि हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ये स्टेटमेंट, ये जो आंसर है ये इसका सही हो जाएगा। इसके बाद 15th क्वेश्चन देखिए, रवि अ बॉय ऑफ 10 years हैज बीन एम्प्लॉयड एज अ लेबरर इन अ क्रैकर फैक्ट्री, विच वन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स इज बीइंग वायलेटेड। यहाँ पर बोला गया है कि रवि जो कि एक 10 साल का लड़का है, उसे जो है ना क्रैकर फैक्ट्री में लेबर के रूप में रखा गया है। वो लेबर के रूप में वहाँ पे एम्प्लॉयड है, वहाँ पे काम करता है। अब आपको बताना है कि उसका कौन सा फंडामेंटल राइट यहाँ पे वायलेट हुआ है। तो ऑप्शन देखिए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राइट टू इक्वालिटी। उसे इक्वल भाव से नहीं देखा जा रहा है। 10 साल की उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए, तो वो काम कर रहा है। इसके बाद 16th क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट सेक्युलरिज्म। यहाँ पे आपको कहा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ना वो सेक्युलरिज्म के रिगार्डिंग सही नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, पहला है इट इज द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी दैट ग्रांट्स इक्वल राइट्स। यहाँ पे आपको कहा गया है कि लोकतंत्र का ऐसा हिस्सा है जो सभी को इक्वल राइट देता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेक्युलरिज्म के तहत ऐसा ही होता है। उसके बाद दूसरा है इट प्रोटेक्ट द राइट्स गिवन टू माइनॉरिटी। ये क्या करता है? ऐसे राइट्स जो माइनॉरिटी को दिए गए हैं, तो सेक्युलरिज्म के तहत वो सारे राइट्स को ये प्रोटेक्ट करता है। तो क्या है ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट सही है कि माइनॉरिटी को जो है इक्वल राइट्स दिए गए हैं। इसके बाद तीसरा है टू प्रोटेक्ट द राइट्स गिवन टू मेजॉरिटी ओनली। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कहा गया है ना ये सिर्फ ऐसे ही राइट्स को प्रोटेक्ट करता है जो सिर्फ मेजॉरिटी को दिए गए हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के जो राइट्स वहां पे दिए गए हैं, दोनों को प्रोटेक्ट करने का काम है सेक्युलरिज्म का। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि सिर्फ मेजॉरिटी का नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि जो स्टेटमेंट गलत है वो आपको छाट करके निकालना है। इसके बाद 17th क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स ए मेंबर ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी वाज नॉट अलाउड टू फेच वाटर फ्रॉम अ पब्लिक वेल बिकॉज ऑफ इट कास्ट। मिस्टर एक्स जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के एक मेंबर है, उन्हें जो है ना कुएं से पानी नहीं निकालने दिया गया उनके कास्ट की वजह से। यानी कि पब्लिक कुआं जो होता है जहां पर से सभी लोग पानी ले सकते हैं, वहां पर से उन्हें पानी निकालने नहीं दिया गया। ही डिसाइडेड टू टेक लीगल एक्शन क्लेमिंग दैट हिज राइट्स वर बीइंग वायलेटेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो इस चीज का डिसीजन लेते हैं कि वो जो है ना लीगल एक्शन लेंगे, और जो भी लोग उन्हें रोक रहे हैं उनके अगेंस्ट वो लीगल एक्शन लेंगे, कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि उनके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स उन्हें दिया हुआ है उनको वायलेट किया जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है वो देखिए, विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स मिस्टर एक्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी। यहाँ पर बोला गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि मिस्टर एक्स को डिस्क्रिमिनेशन से और जातिगत भेदभाव से कौन सा ऐसा राइट है जो उन्हें बचा सकता है। तो क्या क्या ऑप्शंस है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, और चौथा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राइट टू इक्वलिटी। इसके बाद 18th क्वेश्चन देखिए, मिस वाई वॉज अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट बट शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। यहाँ पर आपको कहा गया है ना कि मिस वाई को जो है यूनियन कैबिनेट का एक मिनिस्टर बना दिया गया है, लेकिन वो जो है ना अपॉइंटमेंट के टाइम पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। दोनों में से किसी हाउस से भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। फॉर हाउ मेनी मंथ्स कैन मिस वाई कंटिन्यू टू सर्व एज अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग इलेक्टेड टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब आपको यहाँ पर कहा गया है कि मिस वाई जो है कितने महीनों तक मिनिस्टर के रूप में सर्व कर सकती है, कितने महीनों तक भारत के मिनिस्टर के रूप में रह सकती है बिना दोनों हाउस के पार्लियामेंट में सिलेक्ट हुए। यानी कि ऐसा होता है ना कि कुछ महीनों तक आप सर्व कर सकते हैं, उससे पहले जो है जब तक वो डेडलाइन खत्म हो उससे पहले आपको दोनों में से किसी हाउस में जो अपनी योग्यता साबित करनी होती है। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 महीने। 6 महीने का समय दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए 19th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कोलिएशन गवर्नमेंट। यानी कि कोलिएशन गवर्नमेंट के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो कोलिएशन गवर्नमेंट क्या होता है? कोलिएशन गवर्नमेंट होता है गठबंधन की सरकार। तो यहाँ पर वही पूछा गया कि गठबंधन की सरकार के बारे में यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और वो सही है वो आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है, व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजॉरिटी एंड फॉर्म्स अ गवर्नमेंट। देखिए कोलिएशन गवर्नमेंट कब बनाया जाता है, गठबंधन की सरकार कब बनती है? जब किसी एक पार्टी को जो है ना पूरा मेजॉरिटी, पूरा बढ़त नहीं मिल पाता है, तब वो 2-3 पार्टी के साथ मिल करके सरकार बनाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, कैन रिमेन इन ऑफिस फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स। यानी कि वो जो सरकार है वो सिर्फ 6 महीने तक ही रह सकती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। गठबंधन की जो सरकार रहती है वो अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर सकती है 5 साल का। इसके बाद तीसरा है, व्हेन 2 और मोर पार्टीज ज्वाइन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। कोलिएशन गवर्नमेंट तब बनता है जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टी जो है मिल करके सरकार बनाती है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसके बाद चौथा है, कैन नॉट बी डिसॉल्व ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर।
यानी कि प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3, यानी कि स्टेटमेंट 1 और 3 यहाँ पर सही है। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद लास्ट MCQ है, सपोज द ऑटो रिक्शा ड्राइवर हु डेली टेक्स यू टू स्कूल वाज इशूड अ नंबर ऑफ ट्रैफिक वायलेशन चालान्स एंड हैड टू पे अ फाइन ऑफ 5000 रुपीज। यहाँ पर आपको कहा गया है कि मान लीजिए जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर आपको आपके स्कूल लेकर के जाते हैं उन पे जो है ना बहुत सारे चालान्स लगा दिए गए हैं ट्रैफिक वायलेशन के चलते, एंड टोटल जो फाइन है वो 5000 रुपये का आया है। ही प्लीडेड फॉर रिड्यूसिंग द फाइन बट वाज नॉट शोन एनी मर्सी। वो इस चीज का रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका जो फाइन है वो कम कर दिया जाए, लेकिन उन पर किसी प्रकार की कोई दया नहीं दिखाई जाती है और उन्हें कहा जाता है कि आपको पूरा का पूरा फाइन भरना पड़ेगा। टू विच कोर्ट ही मे गो टू गेट स्पीडी रिड्रेसल ऑफ हिज ग्रीवियंस। तो यहाँ पर बोला गया है कि वो किस कोर्ट में जा करके अपने इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोक अदालत, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट और लास्ट में दिया गया सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोक अदालत। लोक अदालत में जाकर के वो अपना जो फाइन है उसको कम करवा सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपका MCQ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैंने आपके साथ सारे MCQ जो है ना वो डिटेल में डिस्कस किए हैं। हर एक ऑप्शन को भी हम लोगों ने देखा है कि कोई ऑप्शन क्यों गलत है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे जो कि है सेक्शन बी। देखिए सेक्शन बी वाले जो भी क्वेश्चन होंगे इसमें आपको साइड में एक आंसर दिखेगा जो कि आपके सैंपल पेपर का ही आंसर होगा। तो वहां पर आप इनके आंसर्स को देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, लिटरेसी रेट ऑफ एनी कंट्री इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। अब एक चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों कि सेक्शन बी के जो भी क्वेश्चंस हैं इसमें आपको जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो 2-2 मार्क्स के दिए गए हैं। तो एक बात आप लोग बहुत गौर करिएगा कि हम लोग इसमें ज्यादा आंसर नहीं लिखेंगे, हमें आंसर शॉर्ट में ही लिखना है। कोशिश कीजिएगा ना कि जितना मार्क्स का आपका क्वेश्चन है उतने ही पॉइंट्स अगर आप लोग लिख दोगे, लेकिन पॉइंट सही होना चाहिए। ओके, तो आपको मार्क्स दे दिया जाता है। मतलब अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 2 पॉइंट्स लिखो, हल्का डिटेल में लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 2 पॉइंट्स लिखो और मैक्सिमम आप यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखो, लेकिन सारे जो भी पॉइंट्स आप लिख रहे हो वो रिलेटेड होने चाहिए, तभी आपको मार्क्स दिया जाएगा। इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि किसी भी देश का जो लिटरेसी रेट होता है कि वहाँ पर कितने सारे लोग पढ़े लिखे हुए हैं, वो चीज़ जो है ना वो ये चीज़ दिखाता है कि वहाँ का जो नेशन है वो जो नेशन है वहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस टाइप से हो पाएगा, ये चीज़ जो है लिटरेसी रेट से पता चलता है। अब आपको क्या करना है, इसको जो है ना एग्जाम्पल से सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या लिखेंगे वो देखिए, जो आपको सैंपल पेपर में लिख करके दिया गया है, पॉपुलेशन इज एन एसेट फॉर द कंट्री रादर देन अ लायबिलिटी। यानी कि हम लोग यहाँ पे पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे किसी भी देश के लिए जो पॉपुलेशन है ना वो एक तरह का एसेट है, लायबिलिटी नहीं है। और दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज एन इन्वेस्टमेंट मेड इन एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट। देखिए पॉपुलेशन जो है ना वो ह्यूमन कैपिटल तब बन जाता है जब उन पे क्या किया जाए, उन पे इन्वेस्ट किया जाए, उनके एजुकेशन में उन्हें पढ़ाया लिखाया जाए, उनके हेल्थ में अगर इन्वेस्ट किया जाए कि लोग सभी स्वस्थ रहें, उसके साथ साथ अगर उन्हें कोई स्किल सिखाया जाए तो इससे क्या हो पाएगा, जितने सारे भी लोग हैं उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा, पूरे देश का सोशल डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो ये 2 स्टेटमेंट्स आप लोग लिख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई और भी दूसरा स्टेटमेंट है तो आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए, टू सेफगार्ड द ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स वर डिस्ट्रॉयड, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद 2 एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आपको बोला गया है कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने कॉटन इंडस्ट्री को बचाने के लिए उन्होंने भारत के इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, ऐसा आपको कहा गया है। इस स्टेटमेंट को भी सपोर्ट करने के लिए आपको 2 एग्जांपल्स देने हैं। तो आप यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, पहला आप लोग लिख सकते हैं इंपोजिशन ऑफ वेरी हेवी ड्यूटी ऑन इंडियन गुड्स। इंडियन गुड्स में बहुत ज्यादा हेवी ड्यूटी लगाया गया, टैक्सेस ये सब लगाया गया। उसके बाद दूसरा हम लोग लिख सकते हैं प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश मशीन मेड आर्टिकल्स एट द चीपर रेट्स। और इसके साथ साथ क्या किया गया कि जो भी मशीन्स ब्रिटिशर्स ने बनाए हुए थे ना उनको वह बहुत सस्ते दामों में बेचा गया, जिसके चलते क्या हुआ, जिसके चलते भारत का सामान कम बिका एंड भारत का जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसके बाद 23rd क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है हाईलाइट एनी 2 रिस्ट्रिक्शंस दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन आवर फंडामेंटल राइट्स टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि हमारा जो भी मौलिक अधिकार है उनमें ऐसे कौन कौन से 2 रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं जिससे बाकी लोग बचे रहें, बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आपको बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं। हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ना, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। यानी कि अगर किसी को जो है कोई इन्फेक्शियस डिजीज है तो उसके फ्री मूवमेंट पर रोक
लगाया जा सकता है ताकि वो जो डिजीज है ना वो बाकी लोगों को नहीं फैले। और ऐसा हम लोगों ने कोरोना के टाइम पर देखा भी था, जहां पर लोगों को क्या किया गया था, आइसोलेट रहने को कहा गया था ताकि दूसरे लोगों को उस प्रकार की कोरोना वायरस जो है वो नहीं फैले। उसके बाद हम लोग यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। आपको बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आपको यहाँ पे 2 ही पॉइंट्स लिखने हैं, 2 ही रिस्ट्रिक्शंस लिखने हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन डज नॉट मीन टू टेक अप गैम्बलिंग, स्मगलिंग, होर्डिंग और एनी अदर प्रोफेशन विच इज हैजर्डस टू द सोसाइटी। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि हमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो ये अधिकार देता है कि हम किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन में हम लोग जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लोग स्मगलिंग करने लगेंगे, लोग गैम्बलिंग, जुआ ये सब खेलने लगेंगे, नहीं, ये सब चीज़ के लिए अधिकार नहीं है जिससे सोसाइटी को नुकसान पहुंचे। ऐसा कोई भी रूल यहाँ पे नहीं दिया गया है, ऐसा कोई भी आज़ादी हमें नहीं दिया गया है। बाकी जो भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं वो आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 24th क्वेश्चन है, द यूनिक फीचर ऑफ आवर फेडरल डेमोक्रेटिक सेटअप इज अ सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम फॉर द होल कंट्री, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको कहा गया है ना कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो पूरे देश के लिए एक ही जैसा है, जो न्यायिक प्रक्रिया है ना वो पूरे देश के लिए एक ही जैसा है। तो इस चीज पे आपको जो है वो कमेंट करना है। सेक्शन सी में सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टडी द पाई चार्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ना पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे पहले एक पाई चार्ट दिया गया और इस पाई चार्ट में बताया क्या गया है। तो इस पाई चार्ट में आपको ये बताया गया कि किस कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड का कितना % पॉपुलेशन रहता है। ओके, और आपको क्या करना है, नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका आपको आंसर करना है। तो पहले पाई चार्ट को समझिएगा। आपको ये जो पाई चार्ट है उसमें बताया गया है कि एशिया में जो है ना टोटल वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो 60% रहता है, यानी वर्ल्ड का जितना ही पॉपुलेशन उसका 60% हिस्सा जो है वो सिर्फ एशियन कॉन्टिनेंट में रहता है। उसी हिसाब से 16% अफ्रीका में रहता है, 13.5% अमेरिका में रहता है, 10% यूरोप में रहता है और 0.5% जो है वो एशिया में रहता है। ऐसा आपको यहाँ पर बताया गया है। अब इसके बेसिस पे नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए तो वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं, डिफाइन द टर्म डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। आपको जो है ना डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का डेफिनेशन यहाँ पे बताना है। सो आप लोग साइड में आंसर देख सकते हैं। आंसर में हम लोग लिखेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एन एरिया। यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बेसिकली एक नंबर है किस चीज का, कि कितने लोग किसी एरिया में रह रहे हैं। और कितना एरिया कैसे हम लोगों ने डिफाइन किया है, तो पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, इसी को कहा जाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसके बाद दूसरा देखिए, विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। और किस कॉन्टिनेंट में, अगर आपने पाई चार्ट को देखा है तो आपको पूछा गया है कि किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं, कहां पर डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या होगा, एशिया होगा। उसके बाद विच कॉन्टिनेंट हैज द लोएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। और आपको यह बोला गया है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा कम है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ओशियाना। ओके, तो अब देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा आसान होते हैं। इसमें आप लोगों को सिर्फ एक डेफिनेशन पता होना चाहिए था एंड पाई चार्ट देख करके आपको 2 चीजों का बस आंसर देना था, जो कि एक वर्ड का आंसर था। तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। और पहले देखिए आपको इसी टाइप के क्वेश्चन ढूंढने भी एग्जामिनेशन में, तभी आप लोग ना अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन जो है वो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए दिया जाता है, यानी कि जो पाई चार्ट ये सब नहीं देख पाते हैं उनके लिए क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है, डिफाइन द टर्म डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। ऑल्सो मेंशन द कॉन्टिनेंट्स विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसका भी जो आंसर होगा वो बिल्कुल सेम होगा, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोई फायदा यहाँ पर नहीं है। इसके बाद 26 क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया हाईलाइट एनी 3 इनजस्टिसेस मेटेड आउट बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुवर्ड्स द फार्मर्स। अब आपको यहाँ पर कहा गया है ना कि आपको क्या करना है, 3 ऐसे इनजस्टिस बताने हैं जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी भारत के फार्मर्स के प्रति, यानी कि अन्याय, कौन कौन से अन्याय वो करती थी भारत के फार्मर्स किसानों के प्रति, वो आपको बताना है। तो आंसर में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, आप साइड में देख सकते हैं। आंसर में लिखा गया है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए पहली बात तो ये थी कि ब्रिटिशर्स जो है ना उनका लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट बहुत ही अलग तरीके का होता था। वो ऐसा करते थे कि किसानों का ही जमीन जो है वो ले लिया करते थे, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, शासन था, वो भी बहुत ही बेकार था, जिसमें वो क्या करते थे, किसानों को परेशान करते थे, उन्हें बहुत ज्यादा लोन देते थे और फिर कर्ज में डुबा करके उनसे उनका जमीन छीन लेते थे। इसके बाद दूसरा हम लोग लिखेंगे इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन
एक्सप्लॉयटेशन स्पेशली ऑफ द रूरल मासेस। थर्ड लिखेंगे लॉन्ग स्टैंडिंग लोन्स एंड इनडेप्टनेस। वही चीज जरूर मैंने आपको कहा कि वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा लोन दे देते थे एंड फिर कर्ज में डुबा देते थे उन सारे किसानों को और फिर उनसे उनका जो जमीन है वो हड़प लेते थे। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं इविक्शन ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम लैंड लेट देम टू बिकम लैंडलेस लेबर्स। और वो जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, वो उन पीजेंट्स को, उन किसानों को उनके ही लैंड से निकाल देते थे और फिर जो है उन्हें एक लेबर बना करके रखते थे, यानी कि अपने ही जमीन में उनसे काम करवाते थे लेकिन अब लेबर बन के। पहले जिस जमीन के वो मालिक होते थे अब वो जमीन के लिए लेबर मजदूर बन जाते थे और मजदूर बन के काम किया करते थे। इसके बाद 27th क्वेश्चन है व्हाट प्रिपरेशन शुड हैव बीन मेड टू मेक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट सक्सेस। यहाँ पर आपको कहा गया है कि कौन कौन सी तैयारियां की जानी चाहिए थी जिससे जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो स्वतंत्रता के लिए पहली लड़ाई थी, वो कंप्लीट सक्सेस बन जाती, यानी कि पूरी तरह से सफल हो जाती। इसके लिए क्या क्या तैयारियां की जानी चाहिए थी, तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं वो देखिए। द रिवोल्ट शुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान्ड डेट, यानी कि जिस दिन तय किया गया था कि हम विद्रोह करेंगे उसी दिन करना चाहिए था। एक प्लान्ड डेट के हिसाब से जो है ना वो विद्रोह करना चाहिए था, बहुत जल्दी कर दिया गया जिसके चलते वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद अगला है द रिवोल्ट शुड हैव स्प्रेड अक्रॉस मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। देखिए ये जो विद्रोह है ना ये भारत के अलग अलग पार्ट्स में फैलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ जगहों में ही ये सीमित रह जाता है। देयर शुड बी यूनिटी अमंग द रेबल्स। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो भी रेबल्स थे, जो भी विद्रोही थे, उनके बीच में क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए कि हम लोग सभी जो है वो भारत की आजादी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि सभी लोग जो है वो अपने अपने लिए लड़ रहे थे, सभी जो है अपना अपना शासन बचाने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन अगर सभी लोग मिलकर के एक साथ आते और सभी लोग एक साथ मिलकर के लड़ते कि नहीं हम भारत के लिए लड़ रहे हैं, तो शायद जीत मिलती और वो जो विद्रोह था वो सफल होता। इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं देयर मोटिव शुड हैव बीन नेशनलिज्म नॉट देयर सेल्फ इंटरेस्ट। और उनका जो मोटिव था, उनका मोटिव क्या होना चाहिए था, उनका मोटिव होना चाहिए था देश प्रेम मोटिव होना चाहिए था कि हम क्या करें, हम ब्रिटिशर्स को भारत से भगाएं। लेकिन उनका क्या था, उनका जो मोटिव था वो अपने लिए था, वो सिर्फ अपने लिए उनको भगाना चाहते थे, अपने राज्य को बचाने के लिए उनको भगाना चाहते थे। द रेबल्स कुड हैव मॉडर्न वेपन्स एंड अ डिसिप्लिन्ड आर्मी। देखिए जब विद्रोह किया ही गया तो पूरे अच्छी तरीके से सेना होनी चाहिए थी, तभी जाकर के हम लोग जीत पाते। लेकिन सेना भी उतनी अच्छी नहीं थी, डिसिप्लिन्ड आर्मी भी नहीं थी और सब लोग अपना अलग अलग लड़ रहे थे, इसलिए जीत नहीं मिल पाती है। इसके बाद हम लोग आगे लिख सकते हैं इन द नॉर्थ द सिख्स एंड द निजाम द स्किंडियाज शुड हैव पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट। अब यहाँ पर लिखा गया है कि नॉर्थ में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे ऐसे भी राज्य थे जो कि इस रिवोल्ट में, इस विद्रोह में भाग नहीं लेते, तो उन्हें भी भाग लेना चाहिए। जैसे कि नॉर्थ में सिख्स को, निजाम्स को भाग लेना चाहिए था। इसके बाद आगे द रेबल्स नीडेड अ स्ट्रॉन्ग लीडर हु कुड हैव गिवन द प्रॉपर डायरेक्शन टू एग्जीक्यूट द रिवोल्ट। सबसे बड़ी बात है ना कि उनके पास एक लीडर नहीं था, एक ऐसा लीडर जो क्या करे, रिवोल्ट को सही डायरेक्शन दिखाए कि हाँ ऐसे ऐसे हमें विद्रोह करना है, ऐसे ऐसे हमें लड़ाई करनी है और हम लड़ाई जीत जाएंगे। ऐसा उनके पास कोई लीडर नहीं था, तो पहले उन्हें अपने आप से एक लीडर चुनना था कि हाँ आप हमें डायरेक्शन देंगे एंड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस चीज के लिए एक लीडर की जरूरत थी, लेकिन कोई लीडर भी नहीं था। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं और अगर कोई अदर रेलेवेंट पॉइंट है तो वो भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। आपके यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स ही लिखने हैं। इसके बाद इसी में देखिए और करके दिया गया है एक्सप्लेन द इमीडिएट कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। यहाँ पर बताना है आपको एक इमीडिएट कॉज, यानी कि अचानक से ऐसा क्या हुआ था कि जो रिवोल्ट है 1857 का वो सामने निकल करके आया, यानी अचानक से ऐसा रिवोल्ट क्यों हुआ था। तो हम लोग आंसर में क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं वो देखिएगा। पहला पॉइंट लिख सकते हैं द कार्ट्रिजेज ऑफ न्यू इनफील्ड राइफल हैड अ ग्रीस पेपर कवर व्हिच हैज टू बी बाइटन ऑफ बिफोर लोडिंग इनटू द राइफल्स। इट वाज सेड दैट द ग्रीस पेपर वाज कंपोज्ड ऑफ beef and the pig fat. Both Hindus and Muslims refuse to use them as cow is sacred to the Hindu and pig is detestable to the Muslims. देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि जो नया इनफील्ड राइफल आया था उसके जो कार्ट्रिजेस थे उसमें एक पेपर कवर लगा हुआ होता था और वो जो पेपर कवर होता था ना उसे मुंह से हटाना पड़ता था। सबसे बड़ी बात है कि वो जो पेपर कवर था उसमें गाय का मांस से वो पेपर कवर को बनाया गया था और उसके साथ साथ पिग के फैट से उस पेपर कवर को बनाया गया था, जिसके चलते हिंदू और मुस्लिम जो है वो दोनों डिसएग्री करते थे कि वो अपने मुंह से इस चीज को नहीं हटाएंगे, यानी पेपर कवर को रिमूव नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ा रीजन था कि ब्रिटिशर्स जो है अब उन्हें फोर्स करते थे एक ऐसे राइफल को यूज करने के लिए जो वो यूज कर ही नहीं सकते थे। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं मंगल पांडे ए यंग इंडियन सिपाही फ्रॉम बंगाल रेजिमेंट रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस कार्ट्रिज एंड शॉट डाउन हिज सर्जेंट। मंगल पांडे जो कि इंडियन सिपाही थे बंगाल रेजिमेंट की तरफ से, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ग्रीस कार्ट्रिजेस को यूज करने से मना कर दिया था और अपने सर्जेंट को उन्होंने मार दिया था। ही वाज अरेस्टेड, ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड। उन्हें अरेस्ट
अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें जो है बहुत सारी सजा भी दी गई थी। When this news spread, many support started a revolt। और जब ये न्यूज पूरी तरह से चारों तरफ फैल गया तो बहुत सारे लोग इसके प्रति विद्रोह करने लगे, इसके खिलाफ विद्रोह करने लगे कि नहीं ये तो गलत है, हमारा धर्म जिस चीज को यूज करने की आजादी देता ही नहीं है वो चीज हमसे जबरदस्ती कैसे यूज करवा लिया जाएगा। इस चीज के लिए विद्रोह हो जाता है एंड चारों तरफ फिर विद्रोह जो है वो फैल जाता है। यानी अचानक से तो यही एक कारण था जिसके चलते विद्रोह जो है वो फैला था। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो सारे पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं आंसर्स में, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके चैप्टर के अंदर से आए हैं। और चैप्टर के अंदर वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, क्विक रिवीजन को देखने से। हम आपके साथ हर एक चैप्टर को क्विकली रिवाइज कर रहे हैं 15 से 20 मिनट में। साइंस हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। अगर अभी तक भी आप वीडियो को नहीं देख रहे हैं क्विक रिवीजन वाला, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को क्विक रिवीजन के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहां पर से सारे क्विक रिवीजन वीडियोस को देखिए। उससे क्या होगा ना कि आपका जो चैप्टर है वो बहुत ही आसानी से आपको रिवाइज होता चला जाएगा एंड आप एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स ला पाओगे। क्योंकि इन टेक्स्ट क्वेश्चन को करने का यही एक तरीका है कि आपको चैप्टर अंदर से पता होना चाहिए एंड एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। इसीलिए आप लोग क्या करिए, क्विक रिवीजन को फॉलो कीजिए, वहां पर से आपका एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है। क्योंकि हम लोग वहां पे एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जो भी टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इसीलिए आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, आप क्विकली सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं। इसीलिए क्विक रिवीजन सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। इसके बाद 28 क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन शेपिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उनका क्या इंपॉर्टेंस था भारत की कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान को बनाने में, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो आंसर में हम लोग क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, आंसर में हम लोग लिख सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज इंक्लूडेड आइडियाज लाइक कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी एंड गारंटी ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम टू ऑल ऑफ द पीपल। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं इट वाज वेरी मच concerned about feeding the starved, clothe the naked and ending the exploitation of already deprived and depressed sections of the society। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था ना, उन्होंने बहुत सारे आइडियाज को इंक्लूड किया था। जैसे कि डेमोक्रेसी वो लेकर के आए थे, वो चाहते थे कि सभी लोगों को जस्टिस मिले, सभी लोगों को जो है ना वो न्याय मिल पाए। ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग को न्याय नहीं मिल रहा है। और वो ये भी चाहते थे कि सभी लोगों को इक्वालिटी की नजर से देखा जाए, सभी लोग जो है एक समान नजर से देखे जाए। और सबसे बड़ी बात थी ना कि वो इस चीज को लेकर के चिंतित थे कि जो भी लोग हमारे देश में भूखे हैं उनको फीड किया जा सके, उन्हें खाना दिया जा सके। जो भी लोग नंगे रहते हैं उन्हें क्लोथ पहनाया जा सके, जिनके पास कपड़े तक लेने के पैसे नहीं है, जो बहुत ज्यादा ही गरीब है, उनके लिए भी कम से कम व्यवस्था की जाए, उन्हें भी जो है ना आगे बढ़ाया जाए। और हमारे देश में जो एक्सप्लॉयटेशन चलता था, नीचे वर्ग के लोगों को जो भेदभाव की नजर से देखा जाता था, वो चाहते थे कि उन सारी चीजों को भी रिमूव किया जाए। तो ये सारी कुछ अच्छी चीजें थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंक्लूड किया था। और अगर आप कोई और पॉइंट लिखना चाहते हो तो आप अपने बुक में से देख सकते हो। हमने क्विक रिवीजन वाले वीडियो में भी ऐसे और भी पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो आप वहां पर से अगर देखोगे ना तो आपको सारी चीजें एक बार फिर से याद आ जाएंगी कि हाँ किस क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स हमें लिखने चाहिए। इसी क्वेश्चन में आपको और करके दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद 3 एग्जांपल्स। आपको बोला गया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि गतिशील कॉन्स्टिट्यूशन है। इस चीज के लिए आपको क्या करना है, 3 एग्जांपल्स देने हैं। तो क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं वो देखिएगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनेमिक बिकॉज whenever the need was felt, the Indian Constitution was suitably amended. 3 examples to prove this are। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डायनामिक है। ये चीज ऐसे पता चलता है कि जब भी जरूरत पड़ी है भारत के संविधान को चेंज किया गया है, मतलब समझ रहे हो आप लोग, सुधार किया गया उसमें। जब भी वैसा कुछ जरूरत पड़ा कि नहीं इस चीज को सुधारना है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक को नेशनलाइज करना, ये एक एग्जांपल था जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। उसी हिसाब से रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज के रिजर्वेशन के टाइम पर भी यही काम किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन वाले पॉइंट को भी इंक्लूड करने के लिए क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। आपके बुक में और भी बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, वो भी आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद 29th क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है एक्सप्लेन द प्रोसीजर थ्रू विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, यानी कि भारत के प्रेसिडेंट को, भारत के राष्ट्रपति को कैसे इलेक्ट किया जाता है, कैसे चुना जाता है। इस चीज के लिए आपको यहाँ पे प्रक्रिया बताना है कि क्या प्रक्रिया है उनको इलेक्ट करने का। तो यहाँ पे आंसर जो है बच्चों में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिखा दे रहा हूँ। ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि यही प्रक्रिया है, यही प्रोसेस है भारत के राष्ट्रपति को इलेक्ट करने का। तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद अगला देखिए
देखिए सेक्शन डी के पहले क्वेश्चन को, सजेस्ट एनी 5 मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के कंजर्वेशन के लिए 5 मेथड्स 5 मेजर्स आपको बताने हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं। पहला पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज को जो वाटर चाहिए, इंडस्ट्रीज को जो पानी चाहिए उसे रिसाइकल पानी के थ्रू पूरा करना चाहिए, यानी उन्हें जो है हमें रिसाइकल पानी देना चाहिए। इसके बाद बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, आज के टाइम पे जो नया नया मेथड आया इरिगेशन का जिससे पानी का खपत बहुत बच सकता है तो उसे यूज करना चाहिए। इसके बाद सेंसर टेप्स इंस्टॉलिंग वाटर फिक्सचर्स, सेंसर टेप लगाने चाहिए और वाटर फिक्सचर्स को इंस्टॉल करना चाहिए। पांचवा एजुकेटिंग एंड सेंसिटाइजिंग पीपल, लोगों को क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए कि पानी बहुत ज़्यादा जरूरी है, पानी को बचाएं, ये चीज़ लोगों को बताना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग 5 मेजर्स ले करके पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। आपके बुक में इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप उनको भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसी में और करके दिया गया है, इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू डेवलप अ वेरी थिन लेयर ऑफ सॉइल, एग्जामिन द वेरियस ज्योग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। यहाँ पर आपको कहा गया है ना कि सॉइल का एक पतला सा लेयर बनने में भी हजारों हजार साल लगते हैं। तो आपको जो है क्या करना है, आपको कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो कि सॉइल के फॉर्मेशन में इन्फ्लुएंस करते हैं, सॉइल के फॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं, उन सारे पॉइंट्स के बारे में आप लोग को यहाँ पर लिखना है, उन सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो पहले देखिए आपको आंसर में क्या दिया गया, आपको आंसर में जो है ना सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बता दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बता देने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको जो है ना उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, पेरेंट रॉक। तो ध्यान से समझिएगा, पेरेंट रॉक में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। पेरेंट रॉक क्या होता है, पेरेंट रॉक जो है वो ओरिजिनल रॉक होता है जिससे सॉइल फॉर्म हुआ है, यानी कि विदरिंग के प्रोसेस से जो सॉइल फॉर्म होता है, तो जो ओरिजिनल रॉक है जिससे सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट रॉक। इसके बाद अगला हम लोग लिख सकते हैं टोपोग्राफी, टोपोग्राफिकल वेरिएशन जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यूज, ये सब भी क्या करते हैं, किसी जगह पे जो सॉइल कवर है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। तो वो चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि माउंटेनियस रीजन्स अगर होगा, यानी पहाड़ी इलाका अगर होगा तो स्टीप स्लोप में जो टॉप लेयर होगा सॉइल का, यानी कि बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई अगर पड़ रही है तो वहाँ पे जो टॉप लेयर होगा सॉइल का वो बहुत ज़्यादा पतला होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना होगा। वहीं पे अगर जेंटल स्लोप है तो जो सॉइल कवर होगा वो कैसा होगा, वो ठीक होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर कितना है, वहाँ पे उस जगह पे रेनफॉल कितना होता है, वो भी क्या करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इंक्लूड करेंगे। इसके बाद आगे हम लोग क्या लिखेंगे, वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन कवर का क्या मतलब होता है, कभी कभी क्या होते हैं प्लांट्स जो है वो रॉक के क्रैक के अंदर, जो रॉक होता है, जो पत्थर होता है, उसके क्रैक्स में कभी कभी डेवलप कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, और फिर वो जो रूट्स होते हैं उस प्लांट्स के वो बड़े होते चले जाते हैं। फिर जैसे ही वो बड़े होते चले जाते हैं तो वो टूटता है, वो जो क्रैक है वो चौड़ा होते जाता है एंड फिर वो पत्थर जो है वो टूट जाता है। तो ये जो पत्थर टूटता है वो क्या बन जाता है, वो आगे चल करके विदरिंग प्रोसेस के थ्रू फिर आगे चल के वो सॉइल बन जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं टाइम। तो टाइम को आप लोग खुद से एक्सप्लेन कर लीजिएगा कि टाइम भी जो है ना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किसी सॉइल को डेवलप करने के लिए टाइम चाहिए होता है, समय लगता है एंड बहुत ज़्यादा समय लगता है। हर एक चीज़ को डेवलप करने में समय लगता है, वैसे सॉइल को भी डेवलप करने में समय लगता है। किसी जगह पे एक पतला सा लेयर अगर सॉइल का आएगा ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये सारे फैक्टर्स जो हम लोगों ने ऊपर लिखा वो सारे तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन टाइम भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि किसी भी जगह पे सॉइल को इकट्ठा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, डिफाइन द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाईलाइट एनी 3 वेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको बोला गया कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करना है, उनका डेफिनेशन बताना है और उसके साथ साथ आपको जो है ना 3 वेज बताने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो ये डेफिनेशन तो आप लोग जरूर याद रखिएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो हो रहा है लेकिन इन्वायरमेंट को उससे किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उस टाइप के डेवलपमेंट को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में होता क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आज का नीड, आज की जरूरतें हैं वो पूरी होती है लेकिन फ्यूचर के लिए भी बचता है, यानी फ्यूचर के लिए भी बचना चाहिए लेकिन आज की जो जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। वो चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 3 तरीके क्या क्या है। पहला बात तो स्प्रेड अवेयरनेस, लोगों के बीच में जागरूकता फैलानी चाहिए। उसके बाद फॉलो 5 R's, यानी कि 5 R's जो रूल है, रिसाइकल, रीयूज, वो सारी चीज़ों को हमने क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ों को हमें यूज़ करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। यूज द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नीड, हमें क्या करना चाहिए, हमें जो रिसोर्सेज है ना उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। ओवर यूज़ करने से क्या होगा, वो जो रिसोर्स है वो खत्म हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करने से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्रभाव है वो अच्छा देखने को मिलेगा।
इसके बाद देखिए इसी में आपको और करके दिया गया है, एक्सप्लेन एनी 5 रीजंस फॉर प्रेफरिंग यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ओवर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आपको बताना है कि हमें रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज क्यों करना चाहिए और नॉन रिन्यूएबल को क्यों नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल को ज्यादा यूज करना चाहिए। इसके पीछे आपको 5 रीजंस बताने हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं? पहले तो हम लोग यही पॉइंट्स लिख सकते हैं कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड है सप्लाई में। शायद में आप आंसर देख सकते हैं, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो लिमिटेड है, वो खत्म हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें कम यूज करना चाहिए। ओवर यूज ऑफ मैनी वैल्यूएबल रिसोर्स हैज लीड टू देयर डिग्रेडेशन। अगर हम लोग किसी भी रिसोर्स को बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो वो जो रिसोर्स है वो खत्म होता चला जाएगा, वो बर्बाद होता चला जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज हाईली अनइवन अक्रॉस द वर्ल्ड। यहाँ पर लिखा गया है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो पूरे वर्ल्ड में एक जैसा नहीं है, यानी कि कहीं पे हम लोग देखते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ही नहीं, कहीं है तो बहुत ज्यादा है। उसके बाद अगला पॉइंट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज डू नॉट कॉज मच पॉल्यूशन सो दे कीप द एयर एंड वाटर क्लीन। जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं ना वो उतना ज्यादा पॉल्यूशन, उतना ज्यादा प्रदूषण कॉज नहीं करते हैं, प्रदूषण का कारण नहीं बनते हैं, जिससे क्या होता है कि हवा और पानी जो है वो साफ रहता है। इसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्स प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, और रिन्यूएबल रिसोर्स जो है ना वो सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करते हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कारण बन सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमें रिन्यूएबल रिसोर्स का ही यूज करना चाहिए। आपके मन में और कोई पॉइंट्स अगर आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सैंपल पेपर के आंसर्स को डिस्कस करूँ कि सैंपल पेपर में किस प्रकार का क्वेश्चन आपको और किस प्रकार का आंसर आपको दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेट द मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिगिनिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, डिस्क्राइब एनी 4 मेथड्स एडॉप्टेड बाय द इंडियंस टू स्ट्रेंथन द मूवमेंट। आपको जो है यहाँ पे कहा गया है कि आपको 4 ऐसे रीजन बताने हैं जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, यानी कि जिम्मेदार थे। क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया, इसके पीछे का आपको 4 रीजन बताना है। उसके साथ साथ आपको जो है ना 4 ऐसे मेथड्स बताने हैं जो इंडियंस ने, जो भारतीय थे, उन्होंने क्या क्या ऐसे 4 मेथड्स अपनाए थे इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को और भी बड़ा बनाने के लिए और भी मजबूत करने के लिए। वो 4 मेथड्स भी आपको यहाँ पे बताने हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे क्या कि नॉन कॉपरेशन का स्टार्ट होने के पीछे का मेन रीजन क्या था। जो मेन रीजन था वो ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो पंजाब और टर्की में बहुत ज्यादा अन्याय कर रहे थे, जिसके चलते ये जो रिवोल्ट है या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आंदोलन है वो शुरू किया गया था। और इसके मेथड्स क्या क्या थे इसको मजबूत बनाने के लिए, रिहाउसिंग ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स गिवन बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने जिन भी लोगों को कुछ पदवी ये सब देके रखा था, वो लोग क्या कर रहे थे, वो अपने पद को छोड़ दे रहे थे, अपने टाइटल्स को वो छोड़ दे रहे थे। बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का बहिष्कार कर दिया गया। बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, लोगों ने क्या किया, स्कूल्स छोड़ दिए। लोग जो टीचर्स थे उन्होंने स्कूल्स में पढ़ाना छोड़ दिया, जो बच्चे थे वो स्कूल में पढ़ना छोड़ चुके थे उसका भी बहिष्कार कर चुके थे कि नहीं हम ब्रिटिशर्स वाले स्कूल्स में नहीं जाएंगे। बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड कोर्ट्स, लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिस एंड कोर्ट्स का भी बॉयकॉट कर दिया था कि हम इस चीज को नहीं मानेंगे। बोन फायर ऑफ फॉरेन गुड्स, जो भी फॉरेन गुड्स था उसको आग लगा दिया गया था। ये सारे काम किए गए थे, पूरे कंट्री में हड़ताल और स्ट्राइक किया गया था, जिससे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मजबूत करने की कोशिश करी गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए जो आपको और करके दिया गया है, डिस्क्राइब एनी 5 मेन डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट्स, यानी कि आपको बताना है कि मॉडरेट्स के 5 मेन डिमांड क्या क्या थे। तो आंसर में हम लोग लिख सकते हैं, हैव रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन द होल कंट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, क्रिएट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन ऑल द प्रोविंसेस, रिक्रूट इंडियंस फॉर द हायर पोजीशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, होल्ड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन इंडिया, इंश्योर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट, स्टॉप द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू ब्रिटेन। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। आपके मन में अगर हो तो आप कोई और पॉइंट्स भी लिख सकते हो, लेकिन उससे रिलेटेड होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट एंड 2 ऑफ इट्स मेजर फंक्शन। आपको जो है ना हाई कोर्ट का कंपोजिशन के बारे में बताना है और उसके 2 मेन फंक्शन के बारे में बताना है। सबसे पहले हम लोग हाई कोर्ट का कंपोजिशन लिखेंगे कि द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड सम अदर जजेस। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होते हैं एंड कुछ दूसरे जजेस होते हैं। द नंबर ऑफ जजेस वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज एंड पॉपुलेशन। कितने जज उसमें रहेंगे वो स्टेट से स्टेट वेरी करता है, मतलब जो छोटा राज्य है उसमें कम जज रहेंगे, जो बड़ा राज्य होगा पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो वहां पर ज्यादा जजेस होते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको अपॉइंट कैसे किया जाता है, तो उनको अपॉइंट जो है वो इंडिया के प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। वो किससे राय परामर्श लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस होते हैं उनसे राय परामर्श लेकर के उनको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। और जिस स्टेट के लिए उस चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जा रहा है उनके गवर्नर से भी, वहां के गवर्नर से भी वो कंसल्टेशन लेते हैं, राय परामर्श लेकर के ही क्या करते हैं, उन्हें अपॉइंट करते हैं।
सो ये सारे पॉइंट्स आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं एंड बाकी जो फंक्शन ये सब है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये सारी चीजें याद करने वाली है, तो आप इनको याद भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए जो आपको और करके दिया गया है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या प्रभाव रहा है, इसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए पॉइंट्स में, ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया आर पुअर एंड इलिटरेट, जस्टिस इज अ रिमोट ड्रीम फॉर देम, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL वाज डिवाइस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए भारत में जो ज्यादातर लोग रहते हैं ना वो पुअर है यानी कि गरीब है और उतने पढ़े लिखे हुए नहीं है, तो उनके लिए जो जस्टिस, उनके लिए जो न्याय है वो सिर्फ ड्रीम रहता था कि सपना रहता था कि उन्हें भी न्याय मिल पाएगा। इसीलिए क्या किया गया, भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा PIL को लॉन्च किया गया, PIL को डिवाइस किया गया। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL इज अ नोवेल आइडिया, इट हैज प्रूव्ड टू बी अ बून फॉर कॉमन मैन। देखिए जो PIL है वो एक बहुत ही अच्छा आइडिया रहा है अब भारत के सामान्य लोगों के लिए, ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा रीच नहीं होता है, जो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास दूर तक पहुंच नहीं होती है, उनके लिए क्या हुआ, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा वरदान साबित हुआ, उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। उसके बाद इट हैज़ द पुअर, द इलिटरेट एंड द इग्नोरेंट, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय द सेम प्रॉब्लम कैन गेट जस्टिस एट द सेम टाइम। देखिए इससे क्या हुआ ना, इससे जो भी लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, उतने पढ़े लिखे नहीं है, जिनको बहुत ज़्यादा इग्नोर करके रखा गया है, अगर वैसे बहुत सारे लोग एक साथ आए, उनका जो प्रॉब्लम है उनका निवारण तुरंत हो सकता है। इसके बाद द सक्सेस स्टोरी ऑफ वेरियस PILs हैज इनकरेज्ड पीपल टू इनिशिएट मोर एंड मोर PILs ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। देखिए बहुत सारे PIL जो सफल हुए उसके चलते लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है कि हमें और ज़्यादा से ज़्यादा PIL जो है वो दर्ज कराने चाहिए पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले मैटर के लिए। स्टूडेंट्स इसके बाद आता है सेक्शन E जहाँ पर आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है ना, जो आंसर होता है वो सोर्सेस में ही छिपा होता है और एक दो क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए जाते हैं जो आप लोग जो है ना सोर्स के बेसिस पे लिखोगे, मतलब सोर्स से आप क्या समझे उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनका आंसर आपको करना होता है। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं और लास्ट में आपको मैप वर्क दिया गया उसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बाकी जितने भी डिस्कस करने लायक क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के सैंपल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 37 क्वेश्चंस होने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है और क्वेश्चन पेपर में टोटल 6 सेक्शंस होंगे। मार्क्स जो है वो क्वेश्चन के बगल में बताया गया है। उसके बाद आपको ये कहा गया है कि सेक्शन ए में 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चंस होंगे एंड सारे क्वेश्चंस जो भी होंगे ना वो MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं। एंड सेक्शन बी में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो 2-2 मार्क्स वाले होंगे एंड टोटल 4 क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं। उसके बाद सेक्शन बी में 25 से लेकर के 29 तक के क्वेश्चंस होंगे एंड ये जो सारे होंगे वो 3-3 मार्क्स के होंगे। सेक्शन डी में आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि टोटल 4 आने वाले हैं एंड प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्किंग रहेगा वो 5 मार्क्स का रहने वाला है। इसके बाद सेक्शन ई में आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं एंड सभी का जो मार्किंग है वो 4-4 मार्क्स का रहेगा एंड उसमें 3 सब पार्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद सेक्शन एफ में आपसे 5 मार्क्स का एक मैप का क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपका जो मैप का क्वेश्चन रहेगा वो ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री से मिला करके रहने वाला है। तो ये आपके क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। इसके बाद आपको ये भी कहा गया कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस भी दिया गया है, मतलब आपको एक क्वेश्चन नहीं आता तो उसकी जगह पे दूसरे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऐसा आपको कहा गया है। ठीक है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन था। आप अपने मेन एग्जामिनेशन में भी जनरल इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़िएगा। देखिए इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ना क्वेश्चन पेपर को डिस्कस नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप अपने मेन एग्जामिनेशन को लिख रहे होंगे तो आप कैसे आंसर्स को लिखेंगे, कैसे आप अच्छे तरीके से लिख के अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार का पेपर आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सेक्शन ए के साथ शुरू करते हैं। देखिए सेक्शन ए में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वो MCQ क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन दे दिया गया है ना वो आपको असर्शन रीजन का ही दे दिया गया है। तो असर्शन क्या बोला गया है पहले उसको पढ़ लेते हैं। इट इज नेसेसरी टू यूज द रिसोर्सेज मोर इफिशिएंटली एंड रिड्यूस वेस्टेज। यहाँ पे बोला गया है कि ये जरूरी है कि हम क्या करें ना, रिसोर्सेज को सही ढंग से यूज करें एंड उसकी बर्बादी को रोके। ये आपको असर्शन में बोला गया है। रीजन में आपको बोला गया है रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड इन देयर सप्लाई, यानी कि रिसोर्सेज जो है ना वो सप्लाई में अनलिमिटेड है, यानी कि रिसोर्सेज का कोई कमी नहीं है, जितने चाहो उतने रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, यानी कि असर्शन यहाँ पे सही हो गया लेकिन जो रीजन आपको दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। यानी जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए बच्चों इस वाले क्वेश्चन पेपर को ना हम लोग उतने ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि इसका जो पार्ट 1 था
क्योंकि इसका जो फर्स्ट सैंपल पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको हम लोगों ने 3 पार्ट में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। तो आप लोग जा करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वहां पे हम लोगों ने बहुत डिटेल में चीजों को डिस्कस किया है। लेकिन चूंकि अब आपका एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा पास आ चुका है तो हम लोग फास्टली डिस्कस करेंगे चीजों को। इसीलिए आप लोगों को इतना एक्सपेक्ट नहीं करना है कि जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वाले को डिस्कस किया था वैसे हम लोग सेकंड वाले को डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट डिस्कशन करूंगा ताकि आप लोगों का जो टाइम है ना वो ज्यादा बर्बाद नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, एग्जामिनेशन आपको देना है, इसलिए क्वेश्चंस भी आपको ही बनाने पड़ेंगे। ओके, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ए फार्मर क्लीन्स अ फॉरेस्ट पैच, बर्न्स वेजिटेशन एंड कल्टिवेट्स क्रॉप फॉर 2 to 3 years. After the soil fertility declines, he moves to a new area. Which one of the following describes the type of agriculture explained above? यहाँ पे आपको बोला गया कि एक फार्मर यानी कि किसान क्या करता है, किसी एक छोटे से जगह को क्लियर करता है, वहां पे जो है ना वेजिटेशन को बर्न करता है, यानी कि वहां पे जो भी वेजिटेशन थे उसको जला देता है, फिर वहां पे क्या करता है, क्रॉप्स उगाता है 2 से 3 सालों के लिए। जैसे ही उस सॉइल की गुणवत्ता कम होती चली जाती है वो एक नए एरिया की तरफ मूव कर जाता है। तो इस टाइप के एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं? इस टाइप के एग्रीकल्चर को बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जो कि हमें सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी हिसाब से बच्चों आगे के क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसके बेसिस पे आपको क्रॉप को आइडेंटिफाई करना है। इट ग्रोज इन एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। ये एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल में उगता है। इट नीड्स रेनफॉल अबव 60 to 100 सेंटीमीटर, यानी कि इसको जो है ना रेनफॉल ज्यादा चाहिए, 60 से 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा चाहिए इसको रेनफॉल। ये कहा गया है। इट्स मेजर प्रोड्यूसर्स आर चाइना एंड इंडिया, एंड इस क्रॉप के जो मेजर प्रोड्यूसर है वो चाइना है और इंडिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉटन। देखिए कॉटन को उगाने के लिए ना ब्लैक सॉइल या फिर एलुवियल सॉइल चाहिए होता है, रेनफॉल भी उसे अच्छा खासा चाहिए होता है, एंड इसके जो मेन प्रोड्यूसर्स है वो इंडिया और चाइना है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। देखिए बच्चों जब तक आप चैप्टर को अच्छे से पढ़े हुए नहीं रहेंगे ना आप इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे चैनल पे जो है ना क्विक रिवीजन का सीरीज चल रहा है, जहां पर हम साइंस हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को 15 से 20 मिनट के अंदर बहुत ही तेजी के साथ रिवाइज कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं, एक एक जरूरी पॉइंट हम लोग कवर कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग क्विक रिवीजन सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए। क्विक रिवीजन सीरीज के आप लोग सारे वीडियोस देखते जाइए। जब आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन को देने जाएंगे ना तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। आप एक बार जाकर के क्विक रिवीजन सीरीज को देखिए, वहां पर आपको नोट्स भी फ्री में मिल जाएगा और साथ ही साथ आपका जो पूरा चैप्टर है ना उसका रिवीजन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। इसीलिए क्विक रिवीजन सीरीज को फॉलो कीजिए, आपके लिए वो बहुत अच्छा फायदेमंद सीरीज होने वाला है। इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए। while preparing a project on population, a man listed some human resource composition. Which one of these is not considered as a part of human resource composition? यानी आपको यहाँ पे बोला गया है कि इनमें से कौन सा चीज जो है ना वो ह्यूमन रिसोर्स कंपोजिशन में नहीं कंसीडर किया जाता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है? एज स्ट्रक्चर, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग पीपल, सेक्स रेशियो, बर्थ एंड डेथ रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर्थ एंड डेथ रेट। बर्थ एंड डेथ रेट को कभी भी जो है ना ह्यूमन रिसोर्स कंपोजिशन के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता है। इसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो क्या है वो देखिए। द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ह्यूमन बींग्स हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल बट इन मैनी कंट्रीज दिस रिसोर्स इज नॉट फुल्ली टेप्ड। अब इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि ह्यूमन बींग्स के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में ना ये जो रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको पूरी तरह से अभी तक यूज नहीं किया जा पा रहा है। ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये भी बिल्कुल सही है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। तीसरा स्टेटमेंट है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स हाईएस्ट रिटर्न, यानी कि जब ह्यूमन कैपिटल में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो वो हाईएस्ट रिटर्न निकाल करके देगा। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो स्टेटमेंट गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का स्टेटमेंट, वो आप लोग खुद से पढ़िएगा। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। रिया विजिट्स अ म्यूजियम वेयर शी सॉ 60,000 बुक्स एंड 6,000 ओरिजिनल फोटोग्राफ्स रिलेटेड टू महात्मा गांधी. She was amazed by the collection and wanted to learn more about Gandhiji's life and work. Can you identify which museum Riya visited from given options? आपको बोला गया है कि रिया जो है एक म्यूजियम जाती है जहां पर वो 7,000 से ज्यादा बुक्स देखती है और 6,000 ओरिजिनल फोटोज देखती है महात्मा गांधी से रिलेटेड। तब आपको बोला गया है कि आखिर वो किस जगह पे गई होगी, कौन सा म्यूजियम गई होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो गांधी समिति गई होगी जो कि न्यू दिल्ली में है। ओके, इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन देखिए। सेवंथ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। आपको पेयर्स मैच करके दिए गए हैं, इनमें से जो गलत है ना वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो क्या क्या है वो देखिए। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी के साथ। आनंद मठ का आपको दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत होने वाला है क्योंकि अनहैप्पी इंडियन लाला लाजपत राय का था, बिल्कुल सही। और अमृता बाजार पत्रिका जो बंगाली में प्रकाशित होता था, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो सेकंड आपको दिया गया है आनंद मठ बाल गंगाधर तिलक, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत होने वाला है।
इसके बाद 8th क्वेश्चन देखिए, रितु इज एन हिस्टोरियन एंड रिकंस्ट्रक्टिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हेल्प रितु टू रिकंस्ट्रक्ट द मॉडर्न पीरियड। आपको बोला गया है कि रितु जो है ना वो एक हिस्टोरियन है, यानी कि एक इतिहासकार है, और वो जो है ना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करिए, फिर से उसके बारे में जानकारी जो है वो इकट्ठा कर रही है, उसे फिर से तैयार करने की कोशिश कर रही है। तो उसको इनमें से कौन सा चीज उसकी मदद कर सकता है वो चीज आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, सील्स, केव्स, स्टोन इंस्क्रिप्शंस, ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद 9th क्वेश्चन देखिए, In the following question, two statements have been marked as assertion A and reason R. Read the statements carefully. Choose the correct option. The British unjust policies resulted in rebellions by the tribals in different parts of India. बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिशर्स के जो खराब पॉलिसीज हुआ करते थे उसके चलते क्या होता था, पूरे भारत में अलग अलग जगह जो है ना विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इसमें रीजन दिया गया है, द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट वेल्थ मेड मैनी ट्राइबल्स जॉबलेस एंड होमलेस। यानी कि एग्रीकल्चर का जो कमर्शियलाइजेशन कर दिया गया या फिर फॉरेस्ट का जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था उसके चलते बहुत सारे ट्राइबल्स जो है वो जॉबलेस हो गए, उनके पास कोई जॉब नहीं था, और होमलेस यानी कि वो बेघर हो गए, उनके पास कोई घर भी नहीं था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही भी है एंड दूसरा स्टेटमेंट जो है ना वो पहले वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है। जहां पर क्या हुआ, जहां पर जब लोग बेघर हो गए, जब लोगों के पास अपना फॉरेस्ट का भी अधिकार नहीं रहा, तब वो क्या करना शुरू किए? रेबल करना शुरू किए, विरोध विद्रोह करना शुरू किए थे। इसके बाद 10th क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। 10th क्वेश्चन में बोला गया है, मैच द आइटम्स इंक्लूडेड इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको जो है ना कॉलम 1 वाले आइटम्स को कॉलम 2 वाले आइटम्स के साथ मिलाने को कहा गया है। द एक्ट ऑफ 1856, इसका मैचिंग किससे हो जाएगा? इसका मैचिंग हो जाएगा डी वाले से, कंपलसरी फॉर न्यू इंडियन रिक्रूट टू सर्व ओवरसीज। देखिए जो एक्ट ऑफ 1856 था इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत ये कंपलसरी कर दिया गया कि भारत के सभी लोगों को जो है ना, जो भी भारत में इस आर्मी में रिक्रूटमेंट लेना चाहते हैं, सिपाही बनना चाहते हैं, उन्हें कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए बाहर जाकर के सर्व करना पड़ेगा। उसी हिसाब से दूसरा है ग्रीस कार्टेज, इसका मैचिंग किससे हो जाएगा? सी वाले से, इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसका इमीडिएट कॉज क्या था? तो यही था, ग्रीस कार्टेज। देखिए बच्चों ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने अपने क्विक रिवीजन वाले सीरीज में भी डिस्कस किया है, तो आप लोग क्विक रिवीजन सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए, उसके सारे वीडियोस को आप लोग देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं आपको फायदा होगा। आप एमसीक्यू भी कर पाएंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी कर पाएंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी कर पाएंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी कर पाएंगे, और 4 मार्क्स का जो केस स्टडी आने वाला है वो भी आप कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक एक चीज को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और 15 से 20 मिनट में हम लोगों ने सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया। इसीलिए आप लोग क्विक रिवीजन सीरीज के सारे वीडियोस देखिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं आपको बहुत ज्यादा फायदा उससे होने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्विक रिवीजन प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 का क्या होना चाहिए? 1 का डी होना चाहिए और 2 का सी होना चाहिए। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 11th क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको कुछ इवेंट्स दिए गए जिनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि किस हिसाब से वो हुए थे, सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उस हिसाब से आपको इसको सजाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वीन विक्टोरिया के बारे में दिया गया है कि वो एम्प्रेस बनी थी इंडिया की। वो कब हुआ था? 1858 में हुआ था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले मंगल पांडे वाला जो स्टेटमेंट दिया गया है वो हुआ था, क्योंकि मंगल पांडे जब रिफ्यूज कर जाते हैं तो वो इमीडिएट कॉज बन जाता है उस रिवोल्ट का, एंड उसके बाद पहले वाला चीज होता है। पहले स्टेटमेंट जो आपको दिया गया है ये बाद में हुआ था, पहले क्या हुआ था? दूसरा वाला हुआ था। द रिवोल्ट वाज लेड बाय नाना साहिब इन कानपुर, ये भी दूसरे वाले स्टेटमेंट के बाद ही हुआ था। उसके बाद जो 4th स्टेटमेंट दिया गया है वो भी दूसरे वाले स्टेटमेंट के बाद ही हुआ था, दूसरे वाले इवेंट के बाद ही हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले सेकंड स्टेटमेंट यानी कि मंगल पांडे रिफ्यूज कर जाते हैं वो सबसे पहले हुआ था, एंड सबसे लास्ट में क्या हुआ था? क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन जो है वो सबसे लास्ट में हुआ था। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, एंड उसके बाद सबसे लास्ट में 1 आना चाहिए। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ए और सी में दिख रहा है। अब हमें क्या करना होगा? 4 और 3 में बिल्कुल हमें गारंटी चाहिए कि 4 और 3 में सही कौन सा है वो देखिए। सिपोय अपना जो सिपाही थे वो क्या करते हैं? अपना जो रिवोल्ट है वो पहले स्टार्ट करते हैं, यानी पहले क्या आएगा? पहले 4 आएगा, तो 2 के बाद क्या आना चाहिए? 2 के बाद 4 आना चाहिए। इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। आपको डेट्स पता होने चाहिए, आपको इवेंट्स का एक ऑर्डर पता होना चाहिए, और आपको ये तभी पता होगा जब आप चैप्टर को डिटेल में पढ़े हुए रहेंगे या फिर क्विक रिवीजन देखे हुए रहेंगे। जब आप क्विक रिवीजन जस्ट एग्जाम से पहले देख करके जाएंगे ना, तब आप लोग अच्छा मार्क्स ला पाएंगे, क्योंकि आपको सारी चीजें याद रहेंगी। इसके बाद आगे देखिए 12th क्वेश्चन क्या बोला गया है? आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट दिया गया, उसमें से आपको जो है ना करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो देखिए क्या क्या है, पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। इट गिव अ डिटेल्ड प्लान फॉर सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। उसके बाद आगे है यूनिवर्सिटीज वर सेट अप एट द प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ
बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, और तीसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर टीचर फॉर ऑल्सो सेटअप। तो ये सारी चीजें किसके अंदर हुई थी? वुड्स डिस्पैच के अंदर ये सारी चीजें हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसी हिसाब से 13th क्वेश्चन, द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन एंड द बैनिंग ऑफ कांग्रेस पार्टी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन इनिशिएटिंग विच मास मूवमेंट इन इंडिया। ये सारी चीजें होने की वजह से कौन सा मूवमेंट हमारे भारत में स्टार्ट हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके बाद देखिए 14th क्वेश्चन में बोला गया है कि अपने देश के इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को बचाने के लिए, बचा करके रखने के लिए जो भारत सरकार है ना, वो किसी बाहर के देश का एक प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है कि हम आपके देश में एक मिलिट्री बेस बनाएंगे। इस चीज को वो रिजेक्ट कर देती है। तो आखिर यहाँ पे प्रीएम्बल का कौन सा चीज ग्लोरीफाई होता है? तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है सोवरेन, दूसरा है सोशलिस्ट, तीसरा है डेमोक्रेटिक और चौथा है सेक्युलर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सोवरेन। इंडिया एक सोवरेन नेशन है, जिसके चलते इस चीज का मना किया जा सकता है। बच्चों इसके बाद जो 15th क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क है। इसके बाद 16th क्वेश्चन देखिए, राज, ए हाई स्कूल स्टूडेंट, नोटिस दैट मेनी ऑफ हिज क्लासमेट्स लिटर द स्कूल premises despite several awareness campaigns about cleanliness. Disturbed by this, Raj decided to organize a clean campus drive and encourage students to participate. He also gave a short speech reminding everyone that respecting the environment is not just a moral responsibility but also a constitutional duty of every citizen. Which fundamental duty is Raj referring to? यहाँ पे आपको बोला गया है कि राज जो है ना, एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। वो देखता है कि उसके बाकी जो भी दोस्त है, जो बाकी जो भी स्टूडेंट है उसके स्कूल में, वो क्या करते हैं, स्कूल के कैंपस को जो है ना समय समय पे गंदा करते रहते हैं, गंदगी फैलाते रहते हैं। तो वो जो है ना, वो देखता है कि इतने ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन चलने के बाद भी जो है ना, हमारे स्कूल में ऐसी चीज़ें हो रही है। तो वो क्या करता है, क्लीनलाइनेस ड्राइव शुरू करता है अपने स्कूल में और छोटा सा स्पीच भी देता है। ओके, और बताता है लोगों को कि ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या करें, अपने स्कूल के कैंपस को जो है ना साफ रखें। ये भारत के हर एक नागरिक की अपनी जिम्मेदारी है कि आप अपने देश को, अपने जगह को, जहाँ पे आप रह रहे हो, उसको आप साफ रखो। तो यहाँ पे राज जो है वो कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी को रेफर करना चाहता है? तो ऑप्शन आप लोग यहाँ पर देखिए, ऑप्शन आपको क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स, नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये भी नहीं। तीसरा है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, नहीं, ये भी गलत है। चौथा है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, हाँ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वो ऐसा काम करना चाहता है कि हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ना, वो प्रोटेक्ट रहे, वो बचा हुआ रहे और वो इंप्रूव भी हो, उसमें सुधार भी हो पाए। इसके बाद आगे देखिए 17th क्वेश्चन, कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इन सारे स्टेटमेंट को आप देखिए और आपको जो है ना सही ऑप्शन, सही आंसर यहाँ पे चुनना है। इसमें पहले स्टेटमेंट में आपको ये बोला गया है कि जो फंडामेंटल राइट है ना, वो नागरिकों को बचाता है। किस चीज से बचाता है? इस चीज से बचाता है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो गलत तरीके से पावर का यूज नहीं कर पाए। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इन केस फंडामेंटल राइट इज वॉयलेट, किसी केस में मान लीजिए किसी कारण उसको फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट हो जाता है कि कोई भी सिटीजन जो है ना, वो हाई कोर्ट की तरफ मूव कर सकता है, वहां पे पिटीशन डाल सकता है एंड वहां से उसे न्याय मिल जाएगा। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स क्या होने वाले हैं? सही होने वाले हैं। इसके बाद 18th क्वेश्चन देखिए, 18th क्वेश्चन में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स कैन बी रिमूव फ्रॉम द पोस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट, यानी कि इनमें से किस ऑफिशियल को जो है ना इंपीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू उनके पद से हटाया जा सकता है? तो ऑप्शंस क्या क्या? प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी। इसमें 19th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इनमें से कौन से अपॉइंटमेंट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, यानी कि इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। पहला है स्पीकर ऑफ लोकसभा, दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 4, स्पीकर ऑफ लोकसभा, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो 20 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर फिर से आपको कमेंट करके बताना है। ओके, तो यहाँ पर बच्चों आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, यहाँ पर सेक्शन 1 खत्म होता है। अब देखिए, अब आता है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और जो भी इसके आंसर्स होंगे वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसके आंसर्स एंड क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर आप लोग आंसर्स देख लीजिएगा। आंसर क्वेश्चन मैं आपको आगे दिखा दे रहा हूं। मैं आगे के किसी भी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला नहीं हूं, क्योंकि देखिए बच्चों, मैं अननेसेसरली वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को बाकी क्वेश्चन खुद से करने हैं। आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसमें क्या आंसर लिखना है वो आप लोग पढ़िए। मैं सैंपल पेपर का ही आंसर आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो आगे आप लोग पे है कि आप लोग अच्छे से सारे आंसर्स को पढ़ते चलिएगा। ओके।